प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम जीन बोंदा के बारे में जानेंगे। जीन बोंदा का संप्रभुता सिद्धांत उसकी राजनीति को सबसे महत्वपूर्ण देन है। तो उसके सिद्धांत को जानें उससे पहले उनका जीवन परिचय हम जानेंगे। मैं अरुण कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, पीजी कॉलेज जोशीमठ, आपका आज की इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं जीन बोंदा का जीवन परिचय। प्यारे बच्चों, जो जीन बोंदा थे इनका जन्म 1530 में हुआ था। फ्रांस के आजा नामक एक स्थान था, वहाँ पर प्रारंभ में इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की उसमें इन्होंने फ्रेंच, ग्रीक, हिब्रू और दर्शन शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। इनकी रुचि थी इन विषयों में और सबसे ज़्यादा इनकी रुचि थी मुख्य रूप से दर्शन शास्त्र में। उसके बाद ये टुलूज विश्वविद्यालय में गए और वहाँ उन्होंने कानून का अध्ययन किया, विधि का, जिसे हम लॉ के नाम से जानते हैं। वहाँ से इन्होंने अध्ययन समाप्त करने के बाद विधि शास्त्र के प्राध्यापक के रूप में अध्यापन करना प्रारंभ किया, यानी कि वहीं टुलूज विश्वविद्यालय में अध्यापक बन गए। किंतु उनका मन अध्यापन कार्य में नहीं लगा और अतः अध्यापन कार्य को छोड़कर ये पेरिस में वकालत करने चले गए। इन्हें वकालत का बहुत शौक था, इसलिए इन्होंने जो शिक्षण कार्य था उसको त्याग दिया। पठन पाठन और लेखन में रुचि होने के कारण ये वकालत भी करते रहे, उसके साथ साथ कुछ लेखन कार्य भी करते रहे। इन्होंने पेरिस में रहकर ही सन 1566 में एक पुस्तक लिखी, ए मेथड्स फॉर द इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास को समझने का जो आसान तरीका है उस पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी, ए मेथड फॉर ए इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री। इसका प्रकाशन कराया, जिसकी विद्वता पूर्ण सामग्री से उनके साहित्य को बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली और अधिकांश लोग जो थे वो इनको जानने लगे। जो जीन बोंदा था उनका व्यक्तित्व तो बहुत आकर्षक था और ये एक विद्वान थे, विद्वतापूर्ण लेखन करते थे, जिसके कारण उस समय जो राजा थे वहाँ के हेनरी तृतीय वो इनसे काफ़ी प्रभावित हुए और हेनरी तृतीय ने इन्हें 1576 में लियोन का अटॉर्नी जनरल नियुक्त कर दिया। इस पद पर अटॉर्नी रहते हुए जो जीन बोंदा थे उन्होंने जो वहाँ की राज्य परिषद थी, जिसे स्टेट्स जनरल कहते थे, उसका सदस्य भी निर्वाचित कर दिया गया। सन 1581 में हेनरी के सबसे छोटे भाई थे ड्यूक ऑफ एलेकॉन की अध्यक्षता में इन्हें जो वहाँ का सचिव था वो पद दिया गया। सचिव देने के साथ साथ ही सचिव पद के रूप में रानी एलिजाबेथ के साथ हेनरी तृतीय के विवाह का प्रस्ताव लेकर ये इंग्लैंड गए, लेकिन मिशन में असफल होकर लौटने पर बोंदा को सार्वजनिक जीवन से अवकाश लेना पड़ा। ये उनका विवाह नहीं करा पाए। राजपद से पृथक होने के बाद बोंदा ने लाओन को अपना निवास स्थान बनाया और वहीं पर रहकर जिन्होंने अपना शेष जीवन व्यतीत किया और वहाँ पर वकालत की और अनेक पुस्तकों को भी इन्होंने लिखा। अंत में 1596 में, प्यारे बच्चों, 1596 में लगभग आप कह सकते हो कि 66 वर्ष की आयु में इनकी प्लेग नामक एक बीमारी होती थी, उस समय चूहों से फैलती थी, उससे इनकी मृत्यु हो गई। जो बोंदा थे उन्होंने मुख्य रूप से 5 किताबें लिखी हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। एक थी किताब, जो पुस्तक है उसका नाम है रिस्पॉन्स। दूसरी है डेनोमेनी। तीसरी जो पुस्तक है इनकी वो है हेप्टाप्लोमेर्स। और चौथी पुस्तक है यूनिवर्स नेचर थिएट्रम। छठी पुस्तक है सिक्स लिवर्स डी ला रिपब्लिक। ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। आइए अब जानते हैं जो बोंदा है उनके संप्रभुता सिद्धांत के बारे में। बोंदा ने एक संप्रभुता सिद्धांत दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जिसे विधियों द्वारा मर्यादित नहीं किया जा सकता। ये सिद्धांत क्या है, इसके बारे में आइए विस्तारपूर्वक अब हम जानते हैं। प्यारे बच्चों, जो राज्य दर्शन के इतिहास में बोंदा का संप्रभुता सिद्धांत है, जिसके बारे में अभी हमने बात की, वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। एक विद्वान हैं कोकर, उन्होंने इस सिद्धांत को राजदर्शन के क्षेत्र में बोंदा की सबसे बड़ी और विशिष्ट देन माना है। यद्यपि इस विचार का जन्मदाता उन्हें नहीं कहा जाता, क्योंकि उनसे पूर्व भी हॉब्स जो थे, लॉक थे या रूसो हैं या उनसे और जो पूर्ववर्ती विद्वान हैं, उन्होंने विभिन्न प्रकार के समझौता सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिसमें कहीं ना कहीं संप्रभुता सिद्धांतों की झलक मिलती है। फिर भी बोंदा ही वो व्यक्ति था जिसने संप्रभुता की स्पष्ट रूप से व्याख्या की और इसे राजनीति शास्त्र का एक सिद्धांत बनाया। बोंदा अपने समय की परिस्थितियों से बहुत अधिक प्रभावित था। 16वीं शताब्दी का जो यूरोप था या मध्य यूरोप था, वो उन दोनों से भिन्न था। यूरोप मध्य यूरोप की तत्कालीन परिस्थितियों से भिन्न था। इस समय तक जो पोप हुआ करते थे चर्च में, उनकी शक्ति जो थी वो निरंतर कम हो चुकी थी और शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्यों का जन्म हो चुका था। वास्तव में यह युग राष्ट्रीय राज्यों का ही था। इसमें इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, नीदरलैंड, हॉलैंड, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, ये जो राज्य थे
इनका उत्पत्ति हो चुकी थी और ये राष्ट्रीय राज्य के रूप में स्थापित हो चुके थे। फ्रांस को बोंदा का एक शक्तिशाली राज्य के रूप में देखना चाहता था। यही कारण है कि उसने संप्रभुता की सर्वोच्च व्याख्या के रूप में उसे असीमित तथा कानून से भी ऊपर माना है। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं जो बोंदा है वो फ्रांस का निवासी था, इसलिए वो फ्रांस को शक्तिशाली होते हुए देखना चाहता था। इससे पूर्व हमने मैकियावेली के बारे में बात की थी, तो मैकियावेली इटली को शक्तिशाली बनाना चाहता था और जो बोंदा है उन्होंने उन्हीं तत्कालीन परिस्थिति को देखते हुए 16वीं सदी की जो परिस्थितियाँ थी उनको देखते हुए संप्रभुता की परिभाषा की। जो बोंदा है उन्होंने संप्रभुता की परिभाषा करते हुए कहा था कि संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जिसे विधियों के द्वारा मर्यादित नहीं किया जा सकता। यानी कि उसने कहा कि सार्वभौमिकता एक ऐसा तत्व है जो केवल राज्य में ही निहित रहता है, अन्य समुदायों में उसका अस्तित्व नहीं रहता। राज्य में ही संप्रभुता का निवास होता है, अतः राज्य का मानव निर्मित संस्थाओं में उच्च स्थान है। इसके लिए बोंदा ने नागरिकता के प्रश्न को स्पष्ट करते हुए कहा कि जो संप्रभुता है वो राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। बोंदा का कथन था कि नागरिकता का संबंध तो केवल राज्य से ही होता है, लेकिन राज्य में कई अन्य संगठन भी होते हैं। अतः मनुष्य राज्य का सदस्य होते हुए भी अन्य समुदायों का भी सदस्य बन सकता है। इस संप्रभुता का ही प्रभाव है जिसके कारण मनुष्य विभिन्न समुदायों से जुड़ता है। आप सभी देखते हैं हम राज्यों में रहते हैं। राज्य का अर्थात हम अपने देश के बारे में बात कर रहे हैं। फिलहाल इस देश में रहते हुए हम विभिन्न प्रकार के सरकारी गैर सरकारी अनेक संगठनों से जुड़े होते हैं। यानी कि जो संप्रभुता होगी वो राज्य की सर्वोच्च इच्छा होगी और मनुष्य संप्रभुता के साथ साथ राज्य के विभिन्न संगठनों से भी जुड़ा हुआ एक व्यक्ति होगा। संप्रभुता का जो मूल स्रोत है उसके विषय में बोंदा कहते हैं कि संप्रभुता सामूहिक रूप से जनता में ही निहित होती है। आप सभी जानते हैं संप्रभुता शासन करने की ही सर्वोच्च शक्ति होती है और शासन करने का अधिकार जनता ही किसी शासक को देती है। अगर हम भारत के बारे में बात करें तो हम अपना राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री चुनते हैं, भले ही वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाए, आखिरकार उनको चुनने वाला व्यक्ति जनता ही है। तो भारत की जो संप्रभुता है वो किस में निहित होगी? जनता में निहित होगी। इसी प्रकार से संप्रभुता के बारे में बोंदा कहते हैं कि वास्तव रूप में जो संप्रभुता होती है वो भले ही राजा या किसी नरेश के पास या किसी अन्य व्यक्ति के पास हो सकती है, लेकिन उसका मुख्य स्रोत जो होगा वो जनता ही होगी। जो संप्रभुता के बारे में हॉब्स की विचारधारा थी उसने भी लगभग व्यक्ति को ही श्रेष्ठ माना, लेकिन उसने निरंकुश राजतंत्र की कल्पना की, क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से उसने वहाँ की प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया और उसने बताया कि प्राकृतिक अवस्था बहुत संकटों की थी। जो हॉब्स था उसने संप्रभु की जो शक्तियां हैं उसको असीमित बना दिया। अगर हम बात करें गेटिल के बारे में तो गेटिल ने भी संप्रभुता के बारे में कुछ कथन कहा है। गेटिल के अनुसार इस भांति संप्रभुता सर्वोच्च और शाश्वत सर्वव्यापक वैधानिक शक्ति है। इसका अर्थ है कि सर्वप्रभु सत्ताधारी व्यक्ति की मृत्यु भले ही हो जाए लेकिन संप्रभुता कभी नहीं मरती। ये कथन पूर्ण रूप से सत्य है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं जिसको हमने नियुक्त किया है अपने ऊपर शासन करने के लिए, भले ही वो राष्ट्रपति हो, राजा हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो संप्रभुता का केवल वाहक है, जबकि संप्रभुता तो जनता में निहित है। यदि उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, शासक की मृत्यु हो जाती है, तब भी संप्रभुता नहीं मरती, क्योंकि वो संप्रभुता तो किस में निहित है? वो जनता में निहित होगी। आइए संप्रभुता की कुछ विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। जो बोंदा है उसने संप्रभुता की कुछ विशेषताएं बताई हैं। जैसे पहली विशेषता है संप्रभुता का आदान प्रदान नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह अदेय होती है। संप्रभुता प्रत्येक नागरिक में निहित होती है, इसलिए हम इसको बांट नहीं सकते, विभाजित नहीं कर सकते, इसे किसी को दे नहीं सकते, इसका विभाजन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो संप्रभुता होती है वो विधि के द्वारा ही नियंत्रित होती है, क्योंकि जो सर्वोच्च अधिकारी होगा वही विधि का निर्माण करेगा और उसको विधि निर्माण करने का अधिकार भी संप्रभु ने दिया है, यानी कि जो जनता है उसने ही दिया है। तो उस संप्रभुता को नियंत्रित करने का अधिकार भी उस व्यक्ति को होगा, लेकिन वो केवल विधि के द्वारा ही नियंत्रित की जाएगी। संप्रभुता सदैव स्थायी होती है और संप्रभुता जनता में निहित होती है। संप्रभुता को आप अस्थायी नहीं कह सकती कि आज जनता ने किसी को शासन करने का अधिकार दिया, कल उससे वो अधिकार छीन लिया। संप्रभुता में सभी व्यक्ति शासन करते हैं, लेकिन उनका जो एक व्यक्ति होगा वो मुख्य रूप से संप्रभु दिखाई देगा। जैसे कि पूरी जनता का शासन होगा, लेकिन उन पर शासन करने के लिए एक राजा या शासक या एक व्यक्ति नामित होगा जो कि उसका प्रयोग करेगा संप्रभुता का। संप्रभुता सब प्रकार के बंधनों, कानूनों और मर्यादाओं से मुक्त होती है। संप्रभुता को किसी प्रकार के बंधनों या कानूनों में या मर्यादाओं में नहीं बांधा जा सकता।
एक व्यक्ति तब तक दूसरे व्यक्ति का आदेश ग्रहण करेगा जब तक कि वो पूर्ण रूप से संप्रभु ना हो जाए। कुछ संक्षिप्त विशेषताएं भी जान लेते हैं। संक्षिप्त रूप में जो बोंदा ने कहा संप्रभुता सर्वोच्च शक्ति है। जो संप्रभुता है वो राज्य का एक आवश्यक तत्व है। संप्रभुता शासन तंत्र के लिए, क्योंकि वो शासन तंत्र अस्थायी होता है लेकिन संप्रभुता सदैव स्थायी होती है। शासन समाप्त किया जा सकता है लेकिन संप्रभुता को समाप्त नहीं किया जा सकता। संप्रभु विषयों के बंधनों से मुक्त होती है। शक्ति के जो विषय होते हैं उससे संप्रभु या संप्रभुता मुक्त होती है। संप्रभुता को विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी कि राज्य में दो संप्रभु शक्तियों का निवास स्थान होना असंभव है। एक ही व्यक्ति इसमें या एक ही जो शासक करता होगा वो संप्रभु होगा, दो जगह इसको नहीं बांटा जा सकता। राज्य में संप्रभु शक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित भी नहीं की जा सकती। इसके अलावा जो संप्रभु शक्ति होगी वो राज्य में निरंतर बढ़ती रहती है, प्रगति करती रहती है। अब हम संप्रभुता के कार्यों को जान लेते हैं। जो बोंदा है उसने संप्रभुता के अनेक कार्य बताए हैं। सर्वोच्च सत्ता का जो प्रथम कार्य है वो है नागरिकों के लिए कानून बनाना, राज्य की इच्छा आदेश का निर्णय का पालन कराना। इसके अलावा बोंदा ने संप्रभुता का पहला सुख या प्रथम चिन्ह माना है जनता का हित करना। प्यारे बच्चों, बोंदा ने संप्रभुता को ये स्पष्ट निर्देश दिया, संप्रभु को ये स्पष्ट निर्देश दिया कि वो प्रजा की संपत्ति का अपहरण न करें, संपत्ति को परिवार के लिए आवश्यक माने। इसीलिए उसने व्यक्तिगत संपत्ति को संप्रभुता पर एक प्रतिबंध भी माना है। इसके अलावा जो चौथी सीमा है वो है संप्रभु संपन्न जो शासक होगा वो सदैव निरपेक्ष होगा, परंतु दूसरे शासकों के साथ की गई संधियों का भी उसे पालन करना उसका नैतिक कर्तव्य होगा। जो अंतिम सीमाएं हैं, अंतिम 5 और 6, उसको जान लेते हैं। बोंदा ने कहा कि जो संप्रभु होगा उसे अपनी जनता के साथ किए गए वादों को भी पूरा करना चाहिए जिससे जनता का अधिक से अधिक कल्याण हो सके। और अंतिम सीमा, वह संप्रभुता को प्राकृतिक नियमों से भी बंधा हुआ मानता है। प्राकृतिक नियमों को वह दैवीय कानूनों के अंगों के रूप में भी मानता है। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। बोंदा का संप्रभुता सिद्धांत मुख्य रूप से नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर उसके द्वारा दिए गए विचारों से संबंधित है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा अन्य साथियों तक भी इसे पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।